जहां तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात है, तो दुनिया में अगर हम देखते हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे उसमें अमेरिका और यूरोप ले लें, ये मेजर कंट्रीज थे, उसके बाद चाइना आया था। तो जी। ये डेवलप्ड कंट्रीज थे, इनके पास भी जो वॉल्यूम है दुनिया में, तो ये 15% 16% तक इन्होंने अचीव किया है। यानी कि जो पेट्रोल बेस्ड गाड़ियां अगर 100 बनती हैं, तो उसमें 15 गाड़ी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है। ये डेवलप कंट्रीज थी जिन्होंने इंसेंटिव दिए गाड़ी कंज्यूमर को कि आप अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री है, आपकी इंश्योरेंस में रेट कम है, आपकी डिफरेंट चीजों में आपको जी। फैसिलिटी की। पाकिस्तान क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अगेन मेरी बात यही होगी कि हमारे पास जो रिजर्व होते हैं वो बड़े कैलकुलेटेड होते हैं। ऐसी सूरत में अगर हम ये इंसेंटिव जब पास आउट करते हैं, तो उसका एडवांटेज तभी मिलेगा जब आप उसकी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेकर आने में कामयाब होते हैं। इस वक्त सही। इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज्यादातर आप देखते हैं वो असेंबली प्लांट के थ्रू बन रही हैं, वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कॉस्ट कम नहीं होगी, तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जरा सा चैलेंज है न्यू कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर के लिए। सही। वो कंज्यूमर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो आपने जैसे कहा कि 2 से 3 गाड़ियां जिनके पास है, यानी कि उनके पास आइस इंजन भी है, उनके पास हाइब्रिड इंजन भी है, और वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना चाहते हैं। जी। दे कैन बी अफोर्ड, वो जी। अफोर्ड कर सकते हैं, मगर फर्स्ट यूजर हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। अच्छा, यहाँ पे हम आम आवाम जो है जब ये ईवीज देखती है तो ये भी कहती है कि भाई किसी भी नई टेक्नोलॉजी है तो उसको अपडेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। क्या हमारे मुल्क में आप समझते हैं कि ईवीज का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? जी, मैंने उसी से रिलेटेड बात की। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेन रोल प्ले करेगा वो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन है। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में वो इंसेंटिव दे रही है कि चार्जिंग स्टेशन लगाएं, और कुछ बड़े ग्रुप्स जो है उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने का इन्होंने इंटरेस्ट शो भी किया है गवर्नमेंट को, कि आने वाले कल में वो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन पूरे पाकिस्तान नेटवर्क में बढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप शुरू हो जाएगा और लोग इसको देखना शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली शिफ्ट होगी, वो कंज्यूमर शिफ्ट होगा। मगर 100% ये नहीं हो सकता कि मेजोरिटी जो है आइस इंजन से ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम्म। क्योंकि कॉस्टली है, तो उसके लिए जो अपर क्लास है, वो एलीट क्लास है, पहले तो वो शिफ्ट होगी। 4 व्हीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, 4 व्हीलर में वो ज्यादातर शिफ्ट होगी, एंड देन फिर मीडियम और स्मॉल सेगमेंट के लोग आएंगे। जी। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं मोटरसाइकिल में, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोटरसाइकिल यकीनन एक अच्छी हम्म। मार्केट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हमारे पास जो मासेस है वो आम आदमी का है, जो कि इस वक्त 2.2 मिलियन के करीब मोटरसाइकिल लेती है। तो ये जो आम सार्वजनिक जो मोटरसाइकिल यूजर है, उनके लिए तो ये ऑप्शंस मौजूद होगा कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में शिफ्ट कर सकते हैं। सही। कार के लिए मैंने कहा कि जरा मुश्किल होगा। जो जो सिंपल है, अगर 100 रुपए की कोई चीज अगर मैं खरीद रहा हूँ हम्म। और उसमें 100% ही टैरिफ था, तो वो 200 रुपए की थी। अगर मैं उसको 50% कर दूंगा टैरिफ, तो ये तो 200 रुपए की चीज 150 रुपए में आ जाएगी। तो प्राइसेस तो आपको कम नजर होती भी नजर आ रही है एक। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि अभी जिस पॉलिसीज में बात की जा रही है, उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल और हाइब्रिड है। जी। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें गवर्नमेंट ने सेल टैक्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। तो एक तरफ से आपने रिड्यूस किया, दूसरी तरफ से आपने टैक्स इनहांस किया, तो कंज्यूमर एंड में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, जिसमें से सिर्फ कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। उनका जरूर शेक होगा। जी। एक तरफ टैरिफ को रिड्यूस करके सेल टैक्स बढ़ा करके कोई मार्जिनल अगर आप देखें 10-15% का बेनिफिट पास आउट होगा कंज्यूमर को, एज पर पॉलिसी। मगर डिपेंड करता है क्या वो जो डीलर्स हैं, जो जो ओईएम्स हैं, क्या वो 100% ये 10 to 15% पास आउट करेंगे कंज्यूमर को। कि जब भी हम देखते हैं, जब प्राइस कोई इंक्रीज होती है, जैसे फ्यूल की प्राइस आप ले लें, जी। पाकिस्तान में जब जी। इंक्रीज हो रही थी, तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे 24 आवर्स में वो प्राइसेस इंक्रीज ऐसा हुई। ही है, यही मगर जब प्रैक्टिस है। रिड्यूस हुई, तो वो रिड्यूस जब हुई, तो वो फौरन 24 आवर्स में वो रिड्यूस नहीं हुई, वो आपको टाइम ले लेती है। तो पाकिस्तान में हमने ये देखना है कि कंज्यूमर एंड के लिए वाकई अगर हम सिंसिरिटी के साथ सोचते हैं, हमारे मासेस में कंज्यूमर को एडवांटेज मिले, तो उसमें पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाए जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। जैसे जी। भी आपने अपने इंट्रो में बात की थी स्मॉल सेगमेंट में, स्मॉल सेगमेंट में जो गाड़ी हमारी 1000 सीसी से कम है, वो है बेसिकली आम आदमी के लिए, जो फर्स्ट यूजर है, जो पाकिस्तान में पहली दफा गाड़ी खरीदता है, वो मेजोरिटी जो है वो इस सेगमेंट में आता है, 800 से 1000 के दरमियान जी। की गाड़ी लेता है। उसके लिए अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में या बजट में, हम समझते थे कि बजट में वो सेल टैक्स को रिड्यूस करती, 18 से 9% में लाती, सिंगल डिजिट में,
तो वो एडवांटेज कंज्यूमर को मिलता है। एक दूसरा एडवांटेज उसका मिलता है कि इंडस्ट्री को, कि उसकी जो गाड़ी पाकिस्तान में बनाई जा रही है उस सेगमेंट की, उसकी जी लोकलाइजेशन मजीद बढ़ती, जिसकी वजह से मजीद प्राइसेस कम डाउन होती। तो दो बेनिफिट्स मिलते हैं कंज्यूमर को, प्राइसेस एक तो टैक्स की सूरत में कम होने की वजह से, और उसकी पार्ट्स की लोकलाइजेशन की वजह से उसकी प्राइसेस की कम डाउन होने की वजह से ये बेनिफिट एक कंज्यूमर को मिलता। और इंडस्ट्री को ये बेनिफिट मिलता है कि वो चैलेंजिंग सिचुएशन में आती है और वो कहती है कि मैक्सिमम हम इसके पार्ट्स 70% 80% तक पाकिस्तान में लोकलाइज करेंगे, जिसका डेफिनेटली ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर जो सेगमेंट है उसको ये एडवांटेज मिलता, नई टेक्नोलॉजीज में, नए पार्ट्स बनाने में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। जी जिस तरह से अभी गवर्नमेंट पिछले 2 साल से आप देख रही है B2B मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है चाइना के साथ, पाकिस्तान इनवाइट करते हैं, या पाकिस्तान बिजनेस डेलीगेशन, तो उसका बेनिफिट तभी होगा ना जब वो मैन्युफैक्चरिंग होगी। बिल्कुल अगर हम ऐसा ही है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, B2B मीटिंग्स ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं और इंपोर्ट बेस कर रहे हैं, तो वो तो इंपोर्ट ही होती रहेगी। तो इंपोर्ट में आपको बेनिफिट नहीं होगा, उस मुल्क को, मैन्युफैक्चरर्स को तो बेनिफिट हो सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर नहीं आता।